क्या सचमुच श्रीदेवी ने पहले से शादीशुदा मिठुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर का घर तोड़कर उनके साथ अफेयर किया और बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो गई थी? और क्या ये सच है कि श्रीदेवी अपने स्टारडम का फायदा उठाकर जया प्रदा और अमृता सिंह जैसे कई हीरोइनों के करियर बर्बाद करने के लिए उनके रोल्स कटवा देती थी? और क्या सचमुच श्रीदेवी की लालची माँ और बहन ने पूरी उम्र श्रीदेवी का मानसिक उत्पीड़न और फाइनेंशियल शोषण करके उन्हें पूरे तरीके से कंगाल कर दिया था? और क्या ये सच है कि श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि बोनी कपूर, दाऊद इब्राहिम और भारी फाइनेंशियल कर्जों में छुपा एक सोचा समझा मर्डर था? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए हमें चलना होगा उस कहानी की शुरुआत में जहां से ये पूरी दास्तान शुरू हुई थी। तो 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के मीनामपट्टी गांव में एक साधारण तेलुगु तमिल परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ। श्री अम्मा यंगर अयप्पन। पिता अयप्पन एक वकील थे और माँ राजेश्वरी एक महत्वाकांक्षी हाउसवाइफ। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता की वकालत से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। माँ राजेश्वरी के मन में एक बात साफ थी कि इस गरीबी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चकाचौंध की दुनिया। जब श्रीदेवी महज 4 साल की थी यानी 1967 में उन्हें तमिल फिल्म कंधन करुणई में भगवान मुरुगन का रोल मिला। 4 साल का बच्चा जहां खिलौनों से खेलता है वहां नन्ही श्रीदेवी भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनकर सेट की चिलचिलाती लाइटों के नीचे शूटिंग कर रही थी। बचपन क्या होता है, स्कूल की मस्ती क्या होती है, दोस्तों के साथ खेलना क्या होता है, श्रीदेवी को इसका कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। उनकी जिंदगी की सिर्फ एक ही जगह थी, फिल्म सेट, कैमरा और उनकी माँ की सख्त हिदायतें। माँ राजेश्वरी कोई साधारण माँ नहीं थी, वो एक बेहद ही सख्त और कंट्रोलिंग औरत थी। उन्होंने श्रीदेवी के बचपन को पूरे तरीके से निगल लिया। 8-9 साल की उम्र तक आते आते श्रीदेवी तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में एक जानी मानी बाल कलाकार बन चुकी थी। 1971 में आई मलयालम फिल्म पुष्पापाता के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का केरल स्टेट अवार्ड मिला। इस फिल्म में उनकी मासूमियत और अदाकारी ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद 1975 में आई हिंदी फिल्म जूली में उन्होंने दक्षिण भारतीय अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का रोल निभाया। जूली फिल्म का गाना दिल क्या करे जब किसी से सुपर हिट हुआ और उस फिल्म में 12 साल की श्रीदेवी की मासूमियत ने बॉम्बे के फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन इस सफलता के पीछे एक दर्दनाक कहानी चल रही थी। श्रीदेवी कभी रेगुलर स्कूल नहीं जा सकी। सेट पर ट्यूटर आते थे जो टेक्स्ट बुक खोलकर पढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही शॉट रेडी होता किताब बंद। श्रीदेवी अपनी माँ के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली बन चुकी थी। माँ जो कहती श्रीदेवी वही करती। पैसा कहाँ जा रहा है, कितना कमाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, श्रीदेवी को इनमें से किसी भी बात की कोई भी भनक नहीं होती थी। 1976 में 13 साल की उम्र में श्रीदेवी के करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। महान तमिल निर्देशक के बालचंदर ने उन्हें फिल्म मुंद्रू मुचीदू में लीड एक्ट्रेस का रोल दिया। और कमाल की बात देखिए, इस फिल्म में उनके को स्टार कौन थे? के विवियन रजनीकांत और कमल हसन। 13 साल की एक लड़की जो उम्र में बहुत छोटी थी, उसने पर्दे पर एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो अपनी उम्र से बड़े पुरुषों के बीच फंसी है। इस फिल्म ने साउथ इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। श्रीदेवी की आंखों की गहराई और कैमरों के सामने उनकी पकड़ ने साबित कर दिया कि ये लड़की सिर्फ बाल कलाकार रहने के लिए नहीं बनी है। इसके बाद 1977 में आई फिल्म 16 वेथिनीले। इस फिल्म में श्रीदेवी ने मईन नाम के एक गाँव की लड़की का किरदार निभाया। कमल हसन और रजनीकांत जैसे दिग्गजों के सामने 14 साल की श्रीदेवी ने जिस सहजता से काम किया, उसने साउथ सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 16 वेथिनीले बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म के सुपरहिट होते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी का नाम हर जुबान पर चढ़ गया। अब वो संघर्ष का दौर खत्म हो चुका था। वो छोटी सी बच्ची जो कभी सेट पर अपनी माँ की डांट सुनकर चुपचाप आंसू बहाया करती थी, अब साउथ की सबसे बड़ी स्टार बनने की राह पर निकल पड़ी थी। 1978 में आई सिगप्पू रोजाकल और 1979 में आई वेत्री विचुक्कू जैसी फिल्मों ने यह पक्का कर दिया कि तमिल सिनेमा में अगर कोई रानी है तो वो श्रीदेवी ही है। साउथ में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद माँ राजेश्वरी की नजरें अब मुंबई के बॉलीवुड साम्राज्य पर टिकी थी। उन्हें पता था कि असली पैसा और ऑल इंडिया फेम सिर्फ हिंदी सिनेमा से ही मिल सकता है। 1979 में श्रीदेवी को हिंदी फिल्म 16वां सावन से बॉलीवुड में डेब्यू कराया गया। ये फिल्म उनकी ही सुपरहिट तमिल फिल्म 16 वेथिनीले की रीमेक थी, लेकिन बॉलीवुड का शुरुआती स्वागत बहुत ठंडा रहा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से पिट गई। बॉलीवुड के क्रिटिक्स ने श्रीदेवी को खारिज कर दिया। कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली और बच्चों जैसी है, उन्हें हिंदी बोलना नहीं आता, वो बहुत मोटी है और उनका लुक नॉर्थ इंडियन ऑडियंस के लिए फिट नहीं है। श्रीदेवी टूट चुकी थी। मुंबई के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उनके मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन मां श्रीदेवी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने श्रीदेवी को वापस साउथ भेजा, जहां वो लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी और साथ ही साथ बॉलीवुड में एक सही मौके का इंतजार करने लगी।
और वो सही मौका आया 1983 में। फिल्म थी हिम्मत वाला, जिसमें उनके अपोजिट थे जितेंद्र। जब हिम्मत वाला का गाना ताकी और ताकी और नैनो में सपना टीवी और थिएटर में बजा तो पूरे देश में एक भूचाल आ गया। श्रीदेवी का वो थिरकता हुआ बदन, वो भारी भरकम कसी हुई कॉस्ट्यूम, उनके वो लटके झटके और उनकी जादुई आंखों की अदा ने पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। हिम्मत वाला बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी फिल्म के साथ श्रीदेवी को वो नाम मिला जिसने उन्हें अमर कर दिया, थंडर थाइज। हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी का वो संघर्ष का दौर पूरे तरीके से खत्म हो गया। रातों रात वो हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सनसनी बन गई। हर प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ा रहता था। 1983 में ही उनकी एक और फिल्म आई सदमा, जिसका निर्देशन बालू महेंद्र ने किया था और उनके साथ थे कमल हसन। सदमा में श्रीदेवी ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जो एक एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो बैठती है और 7 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करने लगती है। हिम्मत वाला में जहां उन्होंने अपनी हॉटनेस से आग लगाई थी, वहीं सदमा में अपनी एक्टिंग से क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए। सदमा का क्लाइमेक्स देखकर पूरा थिएटर रो पड़ा। अब श्रीदेवी सिर्फ एक ग्लैमरस गुड़िया नहीं थी, वो एक्टिंग की एक ऐसी मिसाल बन चुकी थी जिसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। 1983 से 1989 का दौर श्रीदेवी का दौर था। जस्टिस चौधरी, मवाली, तोहफा, नगीना और मिस्टर इंडिया, एक के बाद एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लग गई। नगीना में जब उन्होंने इच्छाधारी नागिन बनकर मैंने प्यार किया गाने पर डांस किया तो थिएटर में सिक्के फेंकने वालों की भीड़ लग गई। मिस्टर इंडिया का गाना हवा हवाई और कांटे नहीं कटते दिन ये रात ने तो इतिहास ही रच दिया। लेकिन जैसे जैसे श्रीदेवी की स्टारडम आसमान छू रही थी, वैसे वैसे पर्दे के पीछे एक बेहद ही कड़वा, जहरीला और खौफनाक खेल शुरू हो चुका था। सफलता की इस बुलंदी पर पहुंचते ही वो तमाम विवाद और इल्जाम सामने आने लगे जिन्होंने श्रीदेवी के चेहरे की उस मासूमियत को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। सबसे पहला बड़ा विवाद जिसने पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, वो था श्रीदेवी और साउथ से आई डिस्को डांसर मिठुन चक्रवर्ती का अफेयर। ये बात है 1984 की, जब फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर श्रीदेवी और मिठुन चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई। मिठुन उस वक्त बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी एक्ट्रेस योगिता बाली। लेकिन श्रीदेवी और मिठुन के बीच एक ऐसा आकर्षण पैदा हुआ जिसने सारे नैतिक बंधनों को तोड़कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इंसाइडर का साफ कहना है कि श्रीदेवी इस रिश्ते में पूरी तरीके से हावी थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मिठुन शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं। श्रीदेवी की जिद थी कि मिठुन अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को तलाक दे और उनसे शादी करे। मिठुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपने हंसते खेलते परिवार को दांव पर लगा दिया। कहा जाता है कि 1985 में श्रीदेवी और मिठुन ने छुपकर शादी भी कर ली थी। जब ये खबर मीडिया में लीक हुई तो तहलका मच गया। योगिता बाली को जब इस गुप्त शादी का पता चला तो उन्होंने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश की। योगिता बाली ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि अगर मिठुन श्रीदेवी को अपनी दूसरी पत्नी बनाकर घर लाना चाहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ। लेकिन श्रीदेवी को दूसरी औरत बनना मंजूर नहीं था। वो मिठुन पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो योगिता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मिठुन चक्रवर्ती 2 नावों पर सवार थे। एक तरफ उनका परिवार बिखर रहा था, पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ श्रीदेवी की लगातार बढ़ती मांगे थी। श्रीदेवी की इस चालबाजी और मैनिपुलेटिव बर्ताव ने मिठुन के शादीशुदा जीवन को पूरे तरीके से नरक बना दिया। जब मिठुन योगिता बाली को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए तो श्रीदेवी ने बेहद ही बेरहमी से 1988 में मिठुन से सारे रिश्ते तोड़ लिए और उनसे अलग हो गई। एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करके उसके परिवार को मौत के मुहाने पर खड़ा करके श्रीदेवी आगे बढ़ गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। श्रीदेवी का दूसरा सबसे बड़ा और खतरनाक खेल शुरू हुआ उनके दौर के समकालीन अभिनेत्रियों के साथ, खासकर जयाप्रदा और अमृता सिंह के साथ। 80 के दशक में जयाप्रदा साउथ से आई एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी खूबसूरती की तुलना खुद सत्यजीत रे ने भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर औरत से की थी। जयाप्रदा और श्रीदेवी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, तोहफा, मवाली, मकसद, मजबूर। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली ये जोड़ी पर्दे के पीछे एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी थी। इंडस्ट्री के सूत्र बताते हैं कि श्रीदेवी अपनी पावर और स्टारडम का गलत फायदा उठाकर जयाप्रदा का करियर पूरी तरीके से खत्म करने पर तुली हुई थी। जब भी कोई फिल्म मेकर्स दोनों को साथ में साइन करते, श्रीदेवी चुपके से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर दबाव बनाती थी कि उनके सीन्स और गानों की लेंथ बढ़ाई जाए और जयाप्रदा के रोल्स को काटा जाए। श्रीदेवी की ये घटिया राजनीति सिर्फ जयाप्रदा तक सीमित नहीं थी। 1983 में आई फिल्म बेताब से डेब्यू करने वाली अमृता सिंह के साथ भी श्रीदेवी का पंगा जगजाहिर था। अमृता सिंह एक मुंहफट और निडर एक्ट्रेस थी।
जब श्रीदेवी ने अपनी स्टारडम का इस्तेमाल करके अमृता सिंह के कई प्रोजेक्ट्स छीनने की कोशिश की तो अमृता ने मीडिया के सामने खुलकर श्रीदेवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमृता सिंह ने खुलेआम इंटरव्यूज में कहा कि श्रीदेवी एक ऐसी औरत है जो अपनी स्टारडम बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। श्रीदेवी ने अपने से जूनियर या समकालीन हर एक्ट्रेस का रास्ता काटने की पूरी कोशिश की। डिम्पल कपाड़िया, अनीता राज और यहाँ तक कि नई नवेली अभिनेत्रियों के रोल्स भी श्रीदेवी के कहने पर या तो काट दिए जाते थे या उन्हें फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। बॉलीवुड में अपना एक छत्र राज कायम करने के लिए श्रीदेवी ने जो चालें चली उसने कई टैलेंटेड एक्ट्रेस के करियर को पनपने से पहले ही मसल दिया। और फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा धमाका, बोनी कपूर के साथ श्रीदेवी का रिश्ता। ये एक ऐसा मामला था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया और आम जनता के सामने श्रीदेवी को बॉलीवुड की सबसे बड़ी होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाली औरत बनाकर खड़ा कर दिया। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी थी मोना शौरी कपूर, जो एक बेहद ही सुलझी हुई और दयालु औरत थी। बोनी और मोना के 2 बच्चे थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। बोनी कपूर श्रीदेवी के दीवाने थे। 1987 में जब बोनी ने मिस्टर इंडिया बनाई तो उन्होंने श्रीदेवी को साइन करने के लिए उनके घर के चक्कर काटे। मां राजेश्वरी ने श्रीदेवी की फीस 10 लाख रुपए मांगी, जो उस वक्त किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा थी। बोनी कपूर इस कदर पागल थे कि उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख नहीं 11 लाख रुपए दूंगा। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। उनके लिए स्पेशल वैनिटी वैन्स, महंगे होटल्स और हर तरीके की सहूलियतें दी गई। धीरे धीरे बोनी कपूर श्रीदेवी के करीब आते गए, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1990 के दशक की शुरुआत में श्रीदेवी की मां बीमार हुई और उनके परिवार पर भारी कर्ज चढ़ गया। उस वक्त बोनी कपूर श्रीदेवी के लिए मसीहा बनकर खड़े हुए, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ मदद तक सीमित नहीं रहा। श्रीदेवी ने बोनी कपूर की लाइफ में इस कदर कदम रखा कि मोना कपूर का हंसता खेलता परिवार पूरे तरीके से तबाह हो गया। और फिर 1996 में वो खबर बाहर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई। शादी से पहले ही श्रीदेवी का प्रेग्नेंट होना पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गया। बोनी कपूर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अपनी पत्नी मोना कपूर और छोटे छोटे बच्चों अर्जुन और अंशुला को दरकिनार करते हुए उन्हें बेसहारा छोड़कर 2 जून 1996 को श्रीदेवी से मंदिर में चुपचाप शादी कर ली। श्रीदेवी ने एक औरत का घर तोड़कर 2 छोटे बच्चों से उनके पिता का साया छीनकर अपनी दुनिया बसाई। लोग उन्हें होम ब्रेकर कहने लगे। फिल्म मैगजीन्स और अखबारों के फ्रंट पेज पर श्रीदेवी को एक ऐसी औरत के रूप में दिखाया जाने लगा जो दूसरों की खुशियों को निगलकर अपनी जगह बनाती है। हर तरफ से श्रीदेवी पर थू-थू होने लगी थी। वो विलन बन चुकी थी, एक ऐसी विलन जिसने अपनी खूबसूरती, अपनी मासूमियत और अपनी स्टारडम का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने के लिए किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पूरी कहानी सिर्फ यही थी? क्या श्रीदेवी सिर्फ एक क्रूर, मैनिपुलेटिव और शातिर औरत थी? अगर आप सिक्के के सिर्फ इसी पहलू को देखेंगे तो शायद आप कभी उस असली श्रीदेवी को समझ नहीं पाएंगे जो पर्दे के पीछे हर पल घुट घुट कर जी रही थी। क्योंकि जो औरत दुनिया की नजरों में सबसे बड़ी विलन दिखाई दे रही थी, दरअसल वो खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकार थी। अब जरा पीछे मुड़कर उस मासूम बच्चे की तरफ देखिए जिसे 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था। श्रीदेवी की मां राजेश्वरी देवी, जिन्हें दुनिया एक सीधी सादी साउथ इंडियन मां समझती थी, दरअसल एक बेहद ही लालची, क्रूर और डोमिनेटिंग औरत थी। राजेश्वरी देवी ने कभी श्रीदेवी को अपनी बेटी माना ही नहीं। उन्होंने श्रीदेवी को सिर्फ और सिर्फ एक कैश काऊ यानी पैसा कमाने वाली मशीन माना। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब श्रीदेवी को दिन में 18-18 घंटे शूटिंग करनी पड़ती थी। जब उन्हें तेज बुखार होता था तब भी उनकी मां उन्हें इंजेक्शन लगवाकर सेट पर भेज देती थी, क्योंकि शूटिंग कैंसिल होने से पैसे का नुकसान होता। श्रीदेवी का अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं था। वो कितना कमा रही है, उनके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, ये सब उनकी मां और उनके रिश्तेदार कंट्रोल करते थे। श्रीदेवी को पॉकेट मनी तक के लिए अपनी मां के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। जब श्रीदेवी 80 के दशक में सबसे महंगी एक्ट्रेस बनी तब उनकी मां ने उनका सारा पैसा अजीबोगरीब बिजनेसेस, सट्टेबाजी और गलत प्रॉपर्टीज में लगा दिया। इंडस्ट्री के लोग बताते हैं कि राजेश्वरी देवी बेहद बदतमीज और लालची थी। वो फिल्म मेकर से खुलेआम सौदेबाजी करती थी। अगर कोई प्रोड्यूसर थोड़ी सी भी कम फीस देता तो वो श्रीदेवी को सेट पर जाने से रोक देती थी। श्रीदेवी अपनी मां से इस कदर डरती थी कि वो कैमरे के सामने तो शेरनी की तरह दहाड़ती थी, लेकिन सेट से बाहर आते ही अपनी मां के सामने एक सहमी हुई बच्ची की तरह खड़ी हो जाती थी। श्रीदेवी का मानसिक शोषण किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी मां ने किया था। जब 1990 के दशक में श्रीदेवी की मां की तबीयत बिगड़ी तो उनका इलाज कराने के लिए उन्हें अमेरिका ले जाया गया। वहां एक बहुत ही बड़े अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने एक भयानक गलती कर दी। उन्होंने राजेश्वरी देवी के दिमाग के गलत हिस्से का ऑपरेशन कर दिया। इस मेडिकल लापरवाही की वजह से उनकी मां की मानसिक हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद श्रीदेवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी मां ने जो करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया था वो पूरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ था। बैंक से नोटिस आ रहे थे, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे और रिश्तेदार धोखाधड़ी करके सारी जायदाद हड़पने की फिराक में थे। श्रीदेवी की अपनी सगी बहन श्रीलता ने भी पैसे के चक्कर में श्रीदेवी पर केस कर दिया। सोचिए, जिस औरत ने अपनी पूरी जवानी, अपना बचपन, अपनी खुशियां, सब कुछ अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दिया, वही औरत आज बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उनके पास ना तो पैसा बचा था, न परिवार का सहारा और न ही कोई ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर सके। और इसी लाचारी और अकेलेपन के मोड़ पर उनकी जिंदगी में आए बोनी कपूर, जिसे दुनिया श्रीदेवी की चालाकी और घर तोड़ने का खेल समझ रही थी। दरअसल वो एक बेबस, टूटी हुई औरत का सहारा ढूंढने का एक हताश प्रयास था। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को यह एहसास कराया कि वो उनसे प्यार करते हैं, वो उनकी रक्षा करेंगे, उनके सारी कानूनी और फाइनेंशियल झंझटों को सुलझाएंगे। लेकिन दरअसल सच्चाई तो ये है कि बोनी कपूर खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उन्हें अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए और अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए श्रीदेवी जैसी बड़ी सुपरस्टार के नाम की जरूरत थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब शादी हुई तो कपूर खानदान ने श्रीदेवी को कभी स्वीकार नहीं किया। बोनी कपूर के बच्चों अर्जुन और अंशुला ने श्रीदेवी को कभी अपनी मां का दर्जा नहीं दिया। श्रीदेवी जो पर्दे पर करोड़ों दिलों पर राज करती थी, अपने ही ससुराल में एक अछूत बनकर रह गई थी। श्रीदेवी ने अपनी स्टारडम खो दी, अपना सम्मान खो दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ अकेलापन, डिप्रेशन और एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए कलंकित हो चुका था। 1997 में अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर के जन्म के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से पूरी तरीके से दूरी बना ली। 15-16 सालों तक वो बड़े पर्दे से दूर रही, लेकिन ये ब्रेक कोई खुशी का ब्रेक नहीं था। ये एक ऐसा दौर था जहां श्रीदेवी अपनी खोई हुई पहचान, अपनी उम्र और अपने गिरते हुए चेहरे के डर से लड़ रही थी। बॉलीवुड का प्रेशर एक औरत के लिए बहुत भयानक होता है, खासकर तब जब आप कभी नंबर 1 पर रह चुके हो। श्रीदेवी को ये खौफ सताने लगा था कि लोग उन्हें बूढ़ा देखेंगे तो क्या कहेंगे, मीडिया उनके झुर्रियों वाले चेहरे का मजाक उड़ाएगा तो वो कैसे सहेंगी। और इसी खौफ में श्रीदेवी ने वो रास्ता चुना जिसने उनकी जिंदगी को और ज्यादा नरक बना दिया, प्लास्टिक सर्जरीज और कॉस्मेटिक एनहांसमेंट का रास्ता। रिपोर्ट्स बताती है कि श्रीदेवी ने अपने चेहरे, अपनी नाक, अपनी होठों और अपनी स्किन को यंग बनाए रखने के लिए 29 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवाई थी, सिलिकॉन इम्प्लांट्स, बोटॉक्स इंजेक्शन और ना जाने कौन कौन सी खतरनाक दवाइयां। लेकिन ये सर्जरीज हमेशा सफल नहीं होती थी। कई बार सर्जरीज बिगड़ने की वजह से उनके चेहरे का शेप खराब हो जाता था, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें और भी सर्जरीज करवानी पड़ती थी। इन सर्जरीज और बोटॉक्स के साथ साथ श्रीदेवी एंटी डिप्रेशन पिल और वेट लॉस पिल पर बुरी तरीके से निर्भर हो चुकी थी। वो बेहद कम खाना खाती थी, उनका ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता था। जो श्रीदेवी पर्दे पर अपनी आंखों से और अपने हुस्न से आग लगाती थी, वो अब शीशे के सामने खड़ी होकर अपने ही वजूद से डरती थी। साल 2012 में श्रीदेवी ने 15 साल बाद फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से बॉलीवुड में एक धमाकेदार वापसी की। गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रीदेवी ने शशि गोडबोले नाम की एक ऐसी सीधी सादी हाउसवाइफ का रोल निभाया जो इंग्लिश न बोल पाने की वजह से अपने ही पति और बच्चों के ताने का शिकार होती थी। जब इंग्लिश विंग्लिश थिएटर में रिलीज हुई तो पूरा देश झूम उठा। क्रिटिक्स ने कहा कि क्वीन वापस आ गई है। 50 साल की उम्र में भी श्रीदेवी ने यह साबित कर दिया कि उनका जादू आज भी बरकरार है। फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। श्रीदेवी को एक बार फिर से वही सम्मान और प्यार मिलने लगा जिसके वो हकदार थी। इसके बाद 2017 में उनकी 300वीं फिल्म आई मॉम में उनके अभिनय ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म श्रीदेवी की जिंदगी की आखिरी फिल्म बनने वाली है। फरवरी 2018 बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी दुबई में तय हुई थी। पूरा कपूर परिवार, बोनी कपूर, श्रीदेवी, खुशी कपूर और रिश्तेदार दुबई के रसल खेमा में शादी के फंक्शन के लिए पहुंचे। शादी के सारे फंक्शन हंसी खुशी संपन्न हुए। श्रीदेवी शादी के हर इवेंट में बेहद खूबसूरत लग रही थी, डांस कर रही थी, हंस रही थी। शादी खत्म होने के बाद परिवार के ज्यादातर लोग भारत वापस लौट आए। खुशी कपूर भी वापस आ गई, लेकिन श्रीदेवी ने फैसला किया कि वो दुबई में ही कुछ दिन और रुकेंगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी जानवी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। वो दुबई के अति आलीशान होटल जुमेराह एमिरेट टावर के कमरा नंबर 2201 में रुकी हुई थी। 24 फरवरी 2018 की शाम किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा को हिलाकर रख देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी एक ऐसा भूचाल ला देगा जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। अचानक खबर आती है कि श्रीदेवी की मौत हो गई। शुरुआती घंटों में भारतीय मीडिया में ये खबर चलाई गई कि श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा है। हर न्यूज चैनल पर यही हेडलाइन चल रही थी। लेकिन जैसे ही दुबई पुलिस और वहां की फॉरेंसिक टीम ने होटल रूम नंबर 2201 को सील किया और अपनी जांच शुरू की, तो पूरे मामले ने एक ऐसा भयानक और संदिग्ध मोड़ ले लिया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। दुबई फॉरेंसिक रिपोर्ट जब बाहर आई तो उसमें लिखा था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी हादसातन डूबने से मौत, और साथ ही रिपोर्ट में उनके खून में शराब के अंश पाए जाने की बात कही गई। अब जरा इस पूरी टाइमलाइन और फॉरेंसिक रिपोर्ट के कॉन्ट्राडिक्शन को ध्यान से समझिए। एक 5 फुट 6 इंच की औरत
5 स्टार होटल के बाथटब में, जिसमें मुश्किल से 1.5 से 2 फीट पानी आता है, उसमें डूबकर कैसे मर सकती है? क्या कोई इंसान इतने कम पानी में बिना छटपटाए, बिना अपनी जान बचाने की कोशिश किए पूरे तरीके से डूब सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस शाम यह हादसा हुआ उस शाम अचानक बोनी कपूर बिना किसी पूर्व तय प्लान के अचानक मुंबई से दुबई वापस कैसे पहुंच गए? बोनी कपूर का कहना था कि वो अपनी पत्नी श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाने के लिए अचानक दुबई पहुंचे। शाम के लगभग 5:30 बजे बोनी कपूर कमरा नंबर 2201 में दाखिल होते हैं। दोनों के बीच लगभग 15-20 मिनट तक बातचीत होती है। इसके बाद श्रीदेवी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है। बोनी कपूर बाहर लिविंग रूम में बैठकर टीवी पर मैच देखने लगते हैं। जब 15-20 मिनट बीत जाते हैं और श्रीदेवी बाहर नहीं आती तो बोनी कपूर लगभग 7 बजे बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। बोनी कपूर दरवाजा ढकेलते हैं, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का नजारा देखकर बोनी कपूर के होश उड़ जाते हैं। बाथटब पानी से लगभग भरा हुआ था और श्रीदेवी उसके अंदर पूरे तरीके से डूबी हुई थी, बेसुध बेजान। अब यहाँ से शुरू होते हैं वो खौफनाक सवाल जिन्होंने आज तक लोगों की नींद उड़ाई हुई है। बोनी कपूर ने जब अपनी पत्नी को बाथटब में डूबा हुआ देखा तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने होटल के डॉक्टर या इमरजेंसी एम्बुलेंस को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने एक दोस्त को फोन किया, फिर होटल मैनेजर को बुलाया और एम्बुलेंस और पुलिस को काफी देर बाद सूचित किया गया। शाम 7 बजे जब हादसा को देखा गया तो पुलिस को रात के 9 बजे के बाद खबर दी गई। ये लगभग 2 घंटे का गैप क्यों था? उस कमरे के अंदर उस 2 घंटे में क्या चल रहा था? क्या कमरा नंबर 201 में कोई ऐसा सच छुपा था जिसे छुपाने के लिए ये 2 घंटे का वक्त इस्तेमाल किया गया? बात यही खत्म नहीं होती। दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को हिरासत में लेकर लगभग 24 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दोबारा होटल रूम की तलाशी ली। सीसीटीवी फुटेज को खंगाले गए, लेकिन दुबई के सख्त कानूनों और अचानक भारतीय दूतावास और कई हाई प्रोफाइल हस्तियों के दखल के बाद 27 फरवरी को श्रीदेवी की बॉडी को रिलीज कर दिया गया और मामला एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कहकर फाइल बंद कर दिया गया। लेकिन क्या सचमुच ये सिर्फ एक हादसा था? जैसी श्रीदेवी की पार्थिव बॉडी मुंबई लाई गई, पूरे देश में मातम पसर गया, लेकिन साथ ही उठने लगे कई दर्जनों संगीन इल्जाम। कई बड़े रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों जैसे दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार और कई स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि एक होशआवाज इंसान बाथटब में तब तक नहीं डूब सकता जब तक या तो उसे बेहोश न किया गया हो या फिर जब तक किसी ने उसे ऊपर से पानी के अंदर दबाकर न रखा हो। और अगर श्रीदेवी ने शराब पी रखी थी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके फेफड़ों के अंदर पानी की मात्रा उतनी क्यों नहीं मिली जितनी किसी इंसान के जिंदा डूबने से मिलती है? मीडिया रिपोर्ट्स और अंडरवर्ल्ड के इनसाइडर का दावा है कि उस वक्त बोनी कपूर भारी कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। उन पर करोड़ों रुपए का कर्ज था और सबसे चौंकाने वाली बात, श्रीदेवी के नाम पर ओमान और दुबई में कई करोड़ रुपए की भारी भरकम इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी। एक पॉलिसी तो कथित तौर पर 240 करोड़ रुपए की थी, जिसकी शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत संयुक्त अरब अमीरात में होती है तभी ये इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया जा सकता है। पर यहाँ सवाल उठता है कि क्या वाकई में उनके बचे हुए 2 सबसे बड़े विवादों और आरोपों में वही विलन थी? अगर हम उन विवादों को दोबारा से री एग्जामिन करते हैं जिनके आधार पर शुरुआत में श्रीदेवी को दुनिया की नजरों में एक शातिर, क्रूर और मैनिपुलेटिव विलन बनाकर पेश किया गया था, तो यहाँ भी सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आती है। याद कीजिए पहला इल्जाम कि श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती के हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन जब आप 1980 के दशक के टाइमलाइन, फिल्म मैगजीन के इंटरव्यूज और मिथुन चक्रवर्ती के उस दौर के बर्ताव को ध्यान से देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन साफ दिखाई देगा। मिथुन चक्रवर्ती कोई मासूम छोटे बच्चे नहीं थे जिन्हें 21 साल की श्रीदेवी फुसला लेती। मिथुन उस वक्त बॉलीवुड के डिस्को डांसर और सबसे शक्तिशाली स्टार में से एक थे। मिथुन ने खुद श्रीदेवी को बड़े बड़े सपने दिखाए। उन्होंने श्रीदेवी से वादा किया था कि वो योगिता बाली से कानूनी तलाक ले रहे हैं। जब श्रीदेवी को ये पता चला कि मिथुन उनके साथ एक डबल गेम खेल रहे हैं, तब श्रीदेवी को एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब योगिता बाली की तबीयत बिगड़ी तो मीडिया ने सारा ठिकरा श्रीदेवी के सर पर फोड़ दिया, जबकि असली धोखेबाज तो खुद मिथुन चक्रवर्ती थे जो दो औरतों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। श्रीदेवी ने जब देखा कि मिथुन कभी स्टैंड नहीं लेंगे तो उन्होंने खुद को इस जहरीले रिश्ते से अलग कर लिया। लेकिन विलन कौन बना? वही औरत जिसने एक शादीशुदा मर्द के झूठे वादे पर भरोसा करने की नादानी की थी। और अब आइए दूसरे बड़े इल्जाम पर कि श्रीदेवी ने जयाप्रदा, अमृता सिंह और अपने दौर की दूसरी हीरोइनों के रोल्स कटवाए। लेकिन सच क्या है? 80 के दशक का बॉलीवुड पूरे तरीके से एक पुरुष प्रधान इंडस्ट्री था। जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे मेल सुपरस्टार तय करते थे कि फिल्म में कौन सी हीरोइन होगी और किसका कितना सीन रहेगा। जयाप्रदा या अमृता सिंह का रोल अगर करता था तो वो फिल्म के डायरेक्टर और मेल लीड्स के कमर्शियल फैसलों की वजह से होता था। श्रीदेवी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो हर शॉट में इतनी परफेक्शनिस्ट थी कि जब वो स्क्रीन पर आती थी तो बाकी सब अपने आप फीके पड़ जाते थे। तोहफा या मवाली जैसी फिल्मों में अगर दर्शकों की नजरें श्रीदेवी पर टिकी रह गई तो ये उनकी अदाकारी और मेहनत का कमाल था।
न कि किसी साजिश का। जरा सोचिए, जिस औरत को दुनिया ने एक शातिर, लालची और मैनिपुलेटिव विलन मान लिया था, क्या वो खुद पूरी जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं जी रही थी? बचपन में मां राजेश्वरी देवी ने बचपन छीना और पैसों की मशीन बनाया। जवानी में मिठुन चक्रवर्ती ने शादी के झूठे वादे करके इस्तेमाल किया। ढलती उम्र में बोनी कपूर ने अपनी गिरती साख और कर्जों को चुकाने के लिए उनके नाम और संपत्ति का इस्तेमाल किया। और जब वो इस दुनिया से चली गई, तब भी उनके बाथटब में डूबने की दर्दनाक मौत को एक रहस्य बनाकर छोड़ दिया गया, ताकि असली मोहरे हमेशा साफ सुथरे बचे रहें। तो दोस्तों, श्रीदेवी की इस रहस्यमयी और कड़वी दास्तान को सुनने के बाद अब फैसला आपके हाथों में है। आप इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दुबई के उस कमरा नंबर 2201 में जो हुआ वो महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे बॉलीवुड और बोनी कपूर के कर्जों का कोई बहुत बड़ा काला सच छुपा हुआ था? और क्या श्रीदेवी सच में घर तोड़ने वाली विलन थी, या किस्मत की मारी एक लाचार शिकार? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।